वो आपका है वादी स्वयं अपकारी। ठीक है, वादी स्वयं अपकारी, प्लेंटिव द रॉन्जर। तो इसमें एक सूत्र होता है, अनैतिक कार्य करने पर कोई कार्यवाही उद्भुत नहीं होगी, है ना। ये एक सूत्र है इसमें, है ना। तो आप लोगों को ये नॉर्मली सूत्र तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्या होता है ना। कि विधि अनैतिक कार्य करने वालों पर, है ना, कार्यवाही तो करती है, पर जो अनैतिक कार्य करते हैं, है ना, वो खुद ही कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप गलत हो तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सामने वाला गलत किया। ठीक, तो अब ये समझेगा कि वादी स्वयं अपकारी, है ना, इसका क्या मतलब होता है। तो यदि वादी स्वयं ही अपकारी हो तथा उसके द्वारा कोई विधि विरुद्ध या अनैतिक या अवैध कार्य अथवा आचरण किया गया हो, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं करता। ठीक, आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई क्रिमिनल है या कोई अकृत्य करता है ना, उसका स्वयं का गलती जो रहता है ना, उसके लिए न्यायालय कोई सहायता नहीं करेगा। तो सरल शब्दों में अगर इसे समझेंगे तो क्या होता है कि यदि वादी द्वारा की जा रही कार्यवाही किसी विधि विरुद्ध संविदा पर आधारित हो, तो साधारणतः वह अपनी कार्यवाही में सफल नहीं हो सकता। ये तो एकदम सिंपल सा चीज है ना। अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर दियो ऐसा वाला जो विधि के विरुद्ध है, लॉ तो वैसे ही बोलता है कि विधि विरुद्ध होने पर हम सहायता नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका विधि विरुद्ध कोई कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसमें कोई ज्यादा केसेस वगैरह है ही नहीं है, तो इसका कोई केस हम नहीं बताएंगे आपको आज। आगे का देखते हैं। आगे जो है आपका अवश्यंभावी दुर्घटना या इनवेटिबल एक्सीडेंट, है ना। इस इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आगे का जो दैवकृत्य जो हम समझने वाले हैं ना अपवाद का, वो इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। और कौन सा केस कहाँ पे फिट बैठेगा वो इसी से पता चलेगा कि वो दुर्घटना है कि वो दैवी कृत्य के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, अपरिहार्य दुर्घटना क्या होती है। अगर सामान्य सब अर्थ में समझोगे तो क्या होता है कि अप्रत्याशित क्षति जिसका ना तो पूर्वानुमान किया जा सकता था और ना जिसको टाला जा सकता था, या किसी दुर्घटना को सामान्य बुद्धि का व्यक्ति सावधानी या सतर्कता बरतने के बावजूद भी रोक नहीं सकता था। यानी कि आप कितना भी प्रयास कर लेते उस दुर्घटना को रोक नहीं पाते। तो ये होता है अवश्यंभावी दुर्घटना, है ना। तो ये तो क्या है कि आपकी मानव बुद्धि के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इसको कितना समझ पा रहे हो, है ना। एक दुर्घटना होता है और एक अवश्यंभावी दुर्घटना होता है। दुर्घटना को आप हो सकता है कि आप रोक सकते हो। जैसे मान लो कोई जैसे कि मान लो कोई वाहन चला रहा है और अचानक ब्रेक फेल हो जाता है, तो आप उसको रोक सकते हो, है ना। पर क्या होता है कि अगर जो वाहन चालक है ना, उसको अचानक गाड़ी चलाते हुए दिल का दौरा पड़ जाता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो ऐसे में क्या दिल का दौरे को रोक सकते हो आप? नहीं रोक सकते। तो यही जो होता है दिल का दौरा पड़ना अचानक से, है ना, तो वो आता है आपका अवश्यंभावी दुर्घटना के अंतर्गत, जिसको मनुष्य अपने साधारण बुद्धि से भी या कितना भी प्रयास कर ले वो रोक नहीं सकता है। ठीक, तो अब आगे देखिएगा इसका जो केस है, ये जो है आपका स्टेनले वर्सेस पावेल 1891 का केस है। इसको पक्षी शॉर्ट में याद कर लीजिएगा कि पक्षी के नाम से, पक्षी केस के नाम से, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग केस तो याद रखते हैं पर उसका डिटेल याद नहीं रख पाते या नाम याद नहीं रख पाते। तो ऐसा अगर याद करोगे कि पक्षी वाला केस, गधे वाला केस, है ना, तो आपको फट से नाम याद भी आ जाएगा। तो अब देखिए ये केस में क्या हुआ रहता है। इस इसमें जो वादी और प्रतिवादी रहते हैं ना, वादी और प्रतिवादी शिकार पार्टी के सदस्य होते हैं। इसमें एक पार्टी रहती है जिसका नाम रहता है शिकार, है ना।
उसके सदस्य रहते हैं। प्रतिवादी ने एक पक्षी पर गोली चलाई जो कि एक पेड़ से टकराकर वादी को लग जाती है, जिसके कारण वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। वादी ने क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया, जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि वादी को जो क्षति पहुंची है वह अवश्यंभावी दुर्घटना के कारण हुई है, प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें क्या रहता है आपका कि वो मारते तो रहता है चिड़िया को, है ना, एक पक्षी रहता है उसको मारते रहता है और गलती से किसी को लग जाता है, वादी को लग जाता है। इसलिए यहाँ पे न्यायालय जो बोलता है कि ये क्या रहता है, इसके लिए ये असंभावित दुर्घटना है ना, तो इसके लिए प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है। ये इतना ही समझिए, इस केस को ज्यादा डिटेल मत समझिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो मेन मेन पॉइंट रहता है ना केस में, जो तथ्य रहते हैं उसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि पूरे डिटेल तो लिखने नहीं रहते हमको, है ना। अब आगे के केस में देखिएगा, आपका ब्राउन वर्सेस कैंडल 1860 का केस है ये। तो ये इस केस में होता है कि वादी और प्रतिवादी ने सॉरी वादी और प्रतिवादी के कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, है ना। वादी और प्रतिवादी के कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं। प्रतिवादी कुत्तों को छुड़ाने के लिए उनको मार रहा था और वादी वहां खड़ा इस घटना को देख रहा था। इसी बीच प्रतिवादी द्वारा वादी की आंख में चोट लग गई। वादी के नुकसान के लिए प्रतिवादी पर मुकदमा चलाया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी का कार्य अपरिहार्य घटना थी, जिसमें असावधानी अथवा सतर्कता की बात नहीं आती। लड़ते हुए कुत्तों को अलग करना एक उचित कार्य था और उसी बीच यदि वादी की आंख में चोट लग गई तो वादी को नुकसान प्राप्त करने का कोई हक नहीं है। ये समझ में आया आपको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा केस है आपका, नाइट्रोग्लिसरीन केस है ये। इस केस का नाम ऐसा ही है, नाइट्रोग्लिसरीन के मामले 1872, इसका कुछ होगा, है ना। तो इस वाद में क्या हुआ रहता है कि प्रतिवादी वाहनों की एक फर्म थी। फर्म ने लकड़ी का एक बॉक्स न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया भेजने के लिए प्राप्त किया। ठीक है, ये जो फर्म रहती है वो एक लकड़ी का बॉक्स क्या करती है, न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया भेजने के लिए प्राप्त करती है कि उसको क्या कहाँ भेजना है, कैलिफोर्निया। कहाँ से भेजना था, न्यूयॉर्क से। उस बॉक्स में रखी गई वस्तु के विषय में कोई सूचना नहीं दी गई थी। अब ये बॉक्स में क्या है, वो क्या क्या था कि बताया नहीं गया था कि ये क्या है, तथा न बॉक्स के बाह्य रूप से ये पता चल सकता था कि वो क्या है। अब वो देखने से भी नहीं पता चलता कि उसके अंदर क्या है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास पार्सल आता है, हम जान ही नहीं पाते कि उसमें क्या रखा है ना। जैसे आतंकवादी लोग करते हैं, एक पार्सल भेज देते हैं, उसमें बॉम्ब डाल देते हैं, खोलने से बम उड़ जाता है। वैसी टाइप का कुछ इसमें मान सकते हो आप। पर पहले आगे देख लीजिए केस में क्या था इसमें, है ना। तो उसको देखने से ये नहीं पता चलता कि उसमें क्या रखा है, उसमें कोई विस्फोटक पदार्थ है कि नहीं है। बॉक्स में उसमें रखी वस्तु बह रही थी। अब वो जो क्या रहता है कि बॉक्स में जो भी चीज था वो बहते रहता है। जब बॉक्स को फर्म के कार्यालय में जो वादी के मकान में स्थित था, अब जो वादी है ना, उसी के मकान में उसको लाया जाता है। वस्तु के परीक्षण के लिए ले लिया जाता है और उसे खोला ही जा रहा था कि नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोट कर गया। अब देखो ये जो बह रहा था, है ना, अब वो क्या होता है कि विस्फोट हो जाता है और घर में होने के कारण क्या होता है कि ये जो वादी है, वादी का मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो वादी द्वारा नुकसान का वाद दायर करने पर अब वादी क्या करता है, नुकसान दायर के सॉरी नुकसानी प्राप्त करने के लिए वो वाद दायर करता है। तो न्यायालय ये निर्णय देता है कि प्रतिवादी का यह दायित्व तो नहीं था, है ना,
क्या बोलता है कि प्रतिवादी का यह दायित्व तो नहीं था कि वह बॉक्स में रखी हुई वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करे। जिसने भेजा क्या था, ये प्रतिवादी था। इसको कहाँ भेजना था? न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया। वादी कहाँ रहता था? कैलिफोर्निया में रहता था, है ना। अब प्रतिवादी ये नहीं खोल के तो देख नहीं सकता था, वो ये जानने का प्रयास भी नहीं कर सकता कि वो बॉक्स में क्या है। ठीक है, वो वही यही चीज को बोलता है कि न्यायालय यही बोलता है कि प्रतिवादी का यह दायित्व नहीं था कि वो बॉक्स में रखी हुई वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करे, जब तक उसको उसके विषय में यह नहीं बताया जाता, तब तक उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह पर्याप्त रूप से सतर्क रहेगा। अगर देखिए, इसको अगर बॉक्स के बारे में ये बताया जाता कि विस्फोटक पदार्थ है ना, तो वो उसका देखभाल अच्छे से करता। उसने तो नॉर्मली बॉक्स समझ के ही उसको वैसे ही भेज दिया ना। उसने ये नहीं देखा कि वहां से बहाव हो रहा था, है ना, और वो वादी के यहाँ भेज देता है। तो अगर इसको बता दिया जाता प्रतिवादी को, तो वो सतर्क रहता, भाई ये खतरनाक चीज है ना। वही चीज न्यायालय बोलता है। अतः यह घटना अपरिहार्य घटना की कोटि में रखी जाएगी। जब कोई व्यक्ति विधि विहित ढंग से कोई कार्य करने में व्यस्त रहता है, उस समय वह अपरिहार्य घटना से उत्पन्न हुई किसी भी क्षति के लिए दायी नहीं होगा। दायित्व से मुक्ति पाने के लिए उस व्यक्ति को ऐसी सीमा तक सावधानी रखनी चाहिए जो एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति अपनाएगा, यदि उसका स्वयं का हित उसमें उससे प्रभावित न होने वाला हो। ठीक है, तो जो न्यायालय रहता है वो यही चीज बोलता है कि वो अपने सामान्य बुद्धि से जितना उस वस्तु का देखभाल कर सकता था उसने किया। यदि उसे ये नहीं बताया जाता कि उसमें विस्फोटक पदार्थ है, अगर वो बता दिया जाता कि उसमें विस्फोटक पदार्थ है, तो वो अपने सामान्य बुद्धि से उसको बहुत सुरक्षित रखता और सुरक्षित पहुंचाता, है ना। तो उसको वादी को पता ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या आया? अपरिहार्य घटना आया, दुर्घटना, सॉरी, है ना। इसको वो सामान्य बुद्धि से टाल ही नहीं सकता था। ठीक, अब आगे देखिएगा, गॉर्डन वर्सेस हारकोर्ट रिबिंगटन 1932 का जो मामला है, इसमें होता है कि प्रतिवादी अपने पालतू कुत्ते को कार में बाहर के दरवाजे बंद करके सड़क पर छोड़कर चला गया। अब ऐसा होता है कि इसका जो पालतू कुत्ता रहता है, मुझे कुत्ता बनाने नहीं आता है, ठीक है, तो ये कुत्ता गाड़ी में बंद करके कहाँ चला जाता है। इसी बीच जो वादी रहता है ना, अब जो वादी रहता है वो सड़क से जाते रहता है, और जैसे ही वो गाड़ी के पास आता है तो कुत्ता उसको देख के भौंकने लग जाता है। और भौंकते भौंकते वो एकदम कांच के पास आके, मतलब क्या रहता है, अनजान लोगों को देख के कुत्ते लोग भौंकने लग जाते हैं ना, तो वैसे ही वो खिड़की के पास आ जाता है। और क्या होता है कि जैसे ही वो पास आता है तो उसमें दरवाजे में लगा जो शीशा रहता है ना, कार में जो रहता है, वो टूट जाता है, और टूट के ना वादी की आंख में चला जाता है। तो उससे क्या होता है, उसकी आंख में चोट लग जाता है, तो वादी को उसकी आंख निकलवानी पड़ जाती है। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी के लिए वाद दायर किया। अब वो क्या रहता है कि वादी जो रहता है वो प्रतिवादी के विरुद्ध ना वाद ला देता है, बोलता है भाई कि तुम्हारा कुत्ता मेरे को नुकसान कर दिया, मेरा आंख निकालना पड़ गया, इसके लिए क्षतिपूर्ति दो। तो इस केस में जो निर्णय होता है वो क्या रहता है कि प्रतिवादी, सॉरी, वादी के प्रति प्रतिवादी दायी नहीं था। अब ये न्यायालय इसको ये बोलते हैं कि जो वादी के साथ जो दुर्घटना हुई, है ना, दुर्घटना हुई, उसके लिए जो प्रतिवादी है वो क्या है? प्रतिवादी दायी नहीं है, क्योंकि न तो गाड़ी में कुत्ते को छोड़ना खतरनाक कार्य था, और न ही दुर्घटना की कोई आशंका ही की जा सकती थी। अब देखिए, यहाँ पे ये बोला जा सकता है भाई कि हो सकता है कि कुत्ता खतरनाक ना हो, है ना, या ऐसी कोई आशंका ही नहीं रही होगी कि ऐसा वो कुछ कर देगा, है ना। तो
इसमें जो रहते हैं लॉर्ड ड्यूनेट, है ना, लॉर्ड ड्यूनेटिन, सॉरी, लॉर्ड ड्यूनेटिन जो न्यायाधीश रहते हैं वो यही निर्णय देते हैं। न्यायाधीश ये बोलते हैं कि लोगों को युक्ति युक्त संभाव्यताओं से सावधानी बरतनी चाहिए, किंतु वे काल्पनिक संभावनाओं के विरुद्ध सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, अब आगे का देखिए केस, होम्स वर्सेस मैथर 1875 का केस। इस केस में क्या रहता है कि प्रतिवादी के घोड़े उसके चालकों द्वारा चलाए जा रहे थे। ठीक है, क्या होता है कि जो प्रतिवादी है, एक घोड़े को कौन चलाते रहता है, घोड़े को चालक चलाते रहते हैं। कुत्ते के भौंकने के कारण घोड़े बिदक जाते हैं। अब घोड़े को क्या है, कुत्ता रास्ते में भौंक देता है तो वो बिदक जाता है और नियंत्रण को खोकर वो एकदम मतलब कि उत्तेजित हो जाता है, जिसको वो मतलब जो चालक रहते हैं वो नियंत्रित भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो सड़क के किनारे की ओर बिगड़कर भागते हुए घोड़े ने वादी को, जो सड़क से जा रहा था, उसे घायल कर देते हैं। अब क्या रहता है, घोड़े जो बिदक जाते हैं, है ना, तो इधर उधर भागने लग जाते हैं, वहीं पे वादी रहता है जो सड़क के किनारे चलते रहता है, तो उसको चोट लग जाती है। चालक जो रहते हैं वो संभालने की कोशिश तो करते रहते हैं, पर क्या रहता है कि घोड़ा इतना उत्तेजित हो जाता है, डर जाता है कि उसको संभाल भी नहीं पाते हैं। तो जो वादी को चोट लगती है तो वादी क्या करता है कि प्रतिवादी के विरुद्ध ना वाद दायर करता है ना। तो न्यायालय ने प्रतिवादी को नुकसानी के लिए दायी नहीं ठहराया, क्योंकि प्रतिवादी आवश्यक सावधानी बरतने के बावजूद भी दुर्घटना नहीं रोक पा रहा था। ठीक है, यहाँ पे उसने प्रयास तो किया था चालक ने, है ना, अपना सामान्य बुद्धि जो लगाया, प्रयास किया, फिर भी वो दुर्घटना को नहीं रोक पाया, क्योंकि घोड़ा जो उत्तेजित था उसको रोक पाना उनके लिए असंभव था, है ना। ना कि उनको ये पता था कि कोई कुत्ता भौंकेगा तो वो उत्तेजित हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, अवश्यंभावी, अवश्यंभावी दुर्घटना कहलाएगी। ठीक है, ये इस कोटि में आएगा। और जो आपने पिछला जो केस देखा था, पद्मावती वर्सेस दुग्ध नायिका का केस, है ना, विद्वेषपूर्ण वाले में, उसमें क्या रहता है कि गाड़ी जो अनियंत्रित हो जाती है, बोल्ट के जो सीट के नीचे जो बोल्ट रहता है वो ढीला हो जाता है और गिर जाता है ना, है ना, वो वाला जो केस है वो भी इसी में आएगा, अवश्यंभावी, है ना। वो उसमें नहीं आया था विद्वेषपूर्ण वाले में। ठीक है, उसमें जो सहमति उन्होंने दी थी ना, वो वाला अलग चीज है, सहमति। ठीक है, ये आएगा आपका अवश्यंभावी दुर्घटना, यानी कि दोनों में पढ़ते हैं इसको, पर ये केस है आपका अवश्यंभावी दुर्घटना के अंतर्गत।